चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है कि उसने कितने फॉर्म लोगों के जमा करा लिए, सबमिट करा लिए और वहां तक वो पहुंच गया, 1 महीने के भीतर वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं और खुली चुनौती मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है कि चुनाव आयोग हमको वो दिखा दे कि उसने कितने लोगों के दस्तावेज जुटाए हैं और क्या उन्होंने जो दस्तावेज मांगे थे उन फॉर्म के साथ वो उनको मिले हैं या नहीं। यानी सीधे तौर पर उनका आरोप है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है इस पूरे मसले पर। चुनाव आयोग अपने नियमों में उलझा हुआ है, अपने नियमों में इस तरीके से बार बार वो बदलाव करता दिख रहा है कि चुनाव आयोग की वजह से ही भ्रम फैल रहा है, ये राजनीतिक दल कह रहे हैं। चुनाव आयोग के इन नियमों को मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का उसने प्लान तैयार किया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। और इधर जो वो दावे कर रहा है कि कितनी तेजी से वो इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के बीच चुनाव आयोग घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इस पर राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि भ्रम फैला कौन रहा है। चुनाव आयोग कहता कुछ है, अगले दिन विज्ञापन निकालकर उसी का खंडन करता दिखाई पड़ता है और फिर कहता है कि ये सारी चीजें गलत है, जो नियम पहले बनाए गए हैं वही सही है। खैर, इस पर तो चर्चा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नियम, वो सही है या गलत है, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या फिर उनसे इतर है। लेकिन जो चुनाव आयोग अब दावे कर रहा है अपनी कार्यकुशलता को लेकर, उस पर जिस तरह की चुनौती मिल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से ये कह रहा है कि वो लगभग 2 करोड़ लोगों के फॉर्म उसने इकट्ठा कर लिए हैं, फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि इतने लोगों के दस्तावेज भी उसको मिल गए हैं जिन दस्तावेजों की चुनाव आयोग ने मांग कर रखी है। बड़ा सवाल है अमलेंदु जी, क्योंकि इस प्रक्रिया पर सवाल उठ ही रहे हैं। जो बीएलओ नियुक्त तैनात किए गए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब जो चुनाव आयोग ये कह रहा है तो क्या उसके द्वारा निर्धारित जो दस्तावेज थे उसको मिले हुए हैं। योगेंद्र यादव खुली चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं वास्तव में मजबूत दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा करना संभव है नहीं और लोगों को पता भी है कि जो फॉर्म इकट्ठे किए भी गए हैं, जमा किए गए हैं, उनके साथ दस्तावेज उनको नहीं मिले। हाँ, इसके साथ दस्तावेज नहीं मिले हैं और समीर जी इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की इसके पीछे रणनीति क्या है जी। एक तो रणनीति चुनाव आयोग की ये है कि इसके जरिए जब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तब ये जाकर वो बताए कि साहब देखिए इतना तो हम पहली फॉर्म इकट्ठा कर चुके हैं और इस प्रक्रिया को बीच में ना रोका जाए वरना धन की बर्बादी होगी। पहला तो जो है कारण ये बताया जा रहा है और दूसरा कारण जो है वो और ज्यादा खतरनाक है और वो कारण ये है कि इतने फॉर्म या जैसे उसने विज्ञापन जारी कर दिया कि आप बाद में भी दे सकते हैं इसको, आप बिना फोटो भी नहीं दो, बिना फोटो के भी आप भर दीजिए। तो इस तरीके के जो फॉर्म आ जाएंगे उनको फिर आसानी से छाट कर फिर उनकी नागरिकता रद्द करने के लिए नागरिकता प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा जी, यानी बहुत आसानी से कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि इस धुप्पल में जो बीजेपी के जो वोट बढ़ाए जाने हैं 1.5 करोड़ फर्जी वोट जो है वो इसमें बीच में घुसा दिए जाएंगे। ये जो है आशंकाएं विपक्ष की तरफ से व्यक्त की जा रही हैं। ये साफ तौर पे चूंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जब आपके पास अगर मान लीजिए 2 करोड़ के आसपास आप बता दें कि आपने प्रपत्र भरवा लिए, आपके पास आ गए जी, तो लेकिन आपके जो आपका अपलोड किया है आपने वो केवल 7.5% की है। आप कह रहे हैं 25% आपके पास आ चुके हैं, तो भाई 7.5% ही आपने अपलोड क्यों किए हैं। तो ये इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 7.5% तो आपने अपलोड कर लिया, लेकिन जो आपने अपलोड नहीं किए हैं असली घपला चुनाव आयोग उसमें कर रहा है और बुरी तरीके से चुनाव आयोग इस पर घिरा हुआ है। विपक्ष ने अच्छे तरीके से घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा ही हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी समीर जी और जस्टिस धूलिया जो उस बेंच में थे उन्होंने एक बात कही और उससे बात से ये साफ होता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा हुआ है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि जब इसमें 10 जुलाई की सुनवाई निर्धारित की उन्होंने कहा कि ये 25 जुलाई जो है जो तारीख दी है ये कोई पवित्र तारीख नहीं है। हाँ, जी हाँ, है ना, और अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये जो आगे चलना चाहिए तो इसलिए इस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस आधार पर अगर चुनाव आयोग जाएगा कि साहब प्रक्रिया शुरू हो गई है इसको रोक दिया जाए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और आप नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप नागरिकता तय करना
कर रहे हैं, जी। जो कि आपका अधिकार नहीं है। तो जो आपका अधिकार नहीं है उसके लिए आप प्रक्रिया आप शुरू कर दें, चाहे प्रक्रिया खत्म कर दें। जब वो आपका अधिकार ही नहीं है तो आप उस पर कैसे जा सकते हैं, इसको लेकर बात है। जी बिल्कुल, इसको लेकर बात है। और जो चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है, और अमलेंद्र जी वही कह रहे हैं कि इसके पीछे एक जो बड़ा लॉजिक है कि चुनाव आयोग जब सामने आएगा इस सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कहेगा कि हमने प्रक्रिया को इतना इस हद तक यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। लेकिन उस दावे पर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है, चूंकि इस पूरे प्रकरण से, इस मामले से काफ़ी उनको एक लंबा तजुर्बा उनका है और चुनाव को लेकर वो सेफोलॉजिस्ट है, उसके अलावा भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। उनका कहना है कि क्या आप मुझे लिखा है कि चुनाव आयोग को खुली चुनौती है, क्या आप मुझे इस तथ्य जांच में किए गए दावे कि 36% से अधिक मतदाताओं ने 7 जुलाई तक फॉर्म भरे हुए गणना प्रपत्र जमा कर दिए थे, इस तथ्य की जांच की अनुमति देंगे? मैं आपको इन नामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। इसके अलावा आपके आदेश में दिए गए सिद्धांत का हवाला देकर मेरी आशंका कि 2.5 करोड़ लोगों के मताधिकार से वंचित होंगे, ये आशंका उन्होंने जताई है। चुनाव आयोग को उन्होंने चुनौती दी है कि आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन का आदेश उस सिद्धांत के विपरीत है। आप कितने लोगों ने प्रपत्र भरा है, यानी वो फॉर्म भरा है, इसका कोई आंकड़ा बताकर इसका खंडन नहीं कर सकते। ये बात मुद्दे से परे है। मैं जो मुद्दा उठाता हूँ वो ये है कि क्या उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश द्वारा निर्धारित दस्तावेजी आवश्यकता को पूरा किया है या कर सकते हैं। मेरी आशंका चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्रों के कवरेज के बारे में आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। यदि आपके पास कोई प्रति साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें, या एक नया तथ्य जांचकर्ता यानी फैक्ट फाइंडर उसमें वो नियुक्त करें कि जो इन बातों की जांच करे। सीधे से इस पूरे इनके इस ट्वीट का मतलब ये है कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि इतने फॉर्म उसने जमा कर लिए हैं, तो ये बताए कि क्या ये सही है, और क्या इन फॉर्म्स को जो जमा किए गए हैं इनके साथ उसने वो 11 दस्तावेजों में से जो ज़रूरी दस्तावेज हैं क्या वो भी उसको मिले हैं। तो बहुत सी बात, जो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण वो है। तो इतने दिनों में उसको मिल नहीं पाए हैं, यानी इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह दावा चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो उसको भी खारिज किया जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां होंगी, जो उस विपक्षी दल है या फिर उनके वकील हैं, लेकिन योगेंद्र यादव की ये चुनौती बहुत मायने रखती है और सीधे सीधे चुनाव आयोग को गलत साबित करती है या झूठा साबित करती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी चुनौती पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, और चुनाव आयोग अगर कोई जवाब देता है या उसकी चुनौती को स्वीकार करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर ना तो कोई जवाब दिया है और ना उनकी इस चुनौती को अभी तक स्वीकार किया है। और अब 9 जुलाई को, यानी कि समीर जी, कल बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है। उस बिहार बंद और चक्का जाम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शरीक होंगे, ये सूचनाएं हैं। और इस बंद से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दिखाई पड़ते हैं। चूंकि आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा सेट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। ये विपक्ष ने खुले तौर पर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग ने इनका कोई खंडन भी नहीं किया कि वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। ये भी उसकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया। और ना अभी तक जो विपक्षी तरफ से मांग है ये कि आपने जो बीएलओ नियुक्त किए हैं, आपने जो स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, उनकी पात्रता क्या है, क्या उन लोगों के पास ये 11 जो दस्तावेज आपने बताए हैं इनमें से कोई दस्तावेज है उन्होंने दाखिल कर दिए हैं? पहले ये बताइए, क्या ज्ञानेश कुमार जो खुद है उनके पास इन 11 दस्तावेजों से कोई दस्तावेज है? क्या जो वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बिहार के, क्या उनके पास इनमें से कोई दस्तावेज है? तो उसको आप सार्वजनिक कीजिए, और जो आपने बीएलओ नियुक्त किए हैं और जो आपने स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं उनकी भी सूची आप सार्वजनिक कीजिए और बताइए कि ये कहाँ से लाए गए हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी, कितना इनको पैसा दिया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ये सारी चीजें चुनाव आयोग बताए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश है। जी बिल्कुल। और इस तरह के जो लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं अमलेंदु जी की, जो बीएलओ हैं ये लोगों के पास जब जा रहे हैं तो यही लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप ये दस्तावेज नहीं जमा करेंगे तो आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी। इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। वो भ्रम फैला रहे हैं कि वो सही जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और इधर जिस तरीके से
विज्ञापन रविवार को निकाला अखबारों में। अचानक चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के इस विरोध को देखते हुए उस विज्ञापन में कही गई बातों का भी मुख्य चुनाव आयुक्त शाम को खंडन करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत एक भ्रम में लोगों को रखे हुए है कि आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है। लेकिन जब विज्ञापन का खंडन किया तो विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा कि लोग इससे भ्रमित ना हो, वास्तव में चुनाव आयोग ने जो नियम निकाले हैं उसके आधार पर ही वो मतदाता सूची तैयार कर रहा है, और जो लोग मतदाता सूची से बाहर होंगे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यही उसका वो षड्यंत्र है। विज्ञापन देकर भले ही वो कह रहा हो कि आप उसको जमा करें या ना करें, नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। ये विपक्षी दलों की आशंका है और तमाम जो मतदाता हैं बिहार के उनकी भी आशंका है। हाँ बिल्कुल, बिहार के मतदाताओं की भी आशंका यही है और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि ये किस तरीके से चुनाव आयोग मतदाताओं की मताधिकार छीनने का और नागरिकता छीनने का षड्यंत्र रच रहा है। ये बात जा रही है और आम जनता इस पर अब सवाल कर रही है, और कल जो बिहार बंद होगा उससे ये बातें और सामने निकल कर आएंगी। लोग मुखर होकर सड़कों पर अब बोलने लगे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा जो है उसको कर रहा है। और आप आम नागरिक से भी अगर पूछ किसी से भी रास्ता चलते तो साफ तौर पर यही कहता हुआ सुना जाता है कि चुनाव आयोग नहीं है, ये तो भाजपा का जो है अनुषंगिक संगठन है, ये भाजपा के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। समीर जी, मुझे लगता है कि पिछले 78 सालों में किसी भी संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा इतनी खराब नहीं हुई होगी, यहाँ तक कि ये जो सीबीआई की भी नहीं हुई है, जितनी की चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जो है गिरी है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, ये लगातार इस संवैधानिक संस्था पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार के लिए, एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, और इन आरोपों का खंडन करने के लिए उसके पास तर्क भी नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। क्योंकि अगर होते तो वो करता। एक ही तरह के आरोप लगातार कि चुनावी प्रक्रिया कैसे बाधित हो रही है, मतदाता सूची में कैसे धांधली हो रही है, ईवीएम का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, इन सब पर चुनाव आयोग की ओर से कोई अभी तक एक पुष्ट जवाब नहीं आया है। कुछ चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसको छोड़ नहीं देंगे। विपक्ष की आवाज भी महत्वपूर्ण होती है, वो भी देश की जनता के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन लगातार विपक्ष की मांग को इग्नोर किया जा रहा है और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला गया है और सड़कों पर भी पूरा का पूरा विपक्ष उतरने की तैयारी में है। कल 9 जुलाई को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल उसमें शामिल हैं और इसको लेकर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सारे दल हैं। छोटी पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो भी हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी या छोटे जो और जो एक गैर राजनीतिक संगठन भी इस बंद में इन राजनीतिक दलों का साथ दे रहे हैं। बिहार में एक जो महत्वपूर्ण नेता है कई, यहाँ तक कि जो घटक दल हैं अमलेंदु जी, उनके भीतर भी बहुत बेचैनी इस बात को लेकर देखी जा रही है कि मतदाता सूची में कहीं उनके अपने लोग भी इसमें निकाल न दिए जाए, क्योंकि ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, निश्चित तौर पर गरीब तबका और जो संसाधन विहीन तबका है वो तो ज़्यादा प्रभावित होगा, लेकिन और भी लोग इसकी जद में आएंगे, क्योंकि जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास नहीं, समझिए अधिकांश के पास नहीं है। जी हाँ, अधिकांश के पास नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र तो केवल 1.37% लोगों के पास है जी। और जो लोगों के पास है 90% लोगों के पास आधार, उसको आप मान नहीं रहे। हाँ। और यहाँ सवाल ये है कि भाई भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई भी पहचान पत्र जी, उसको चुनाव आयोग लेने से इनकार कैसे कर सकता है, जबकि भारत सरकार ने अभी तक कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जी, भारत सरकार की तरफ से कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो नागरिकता तय चुनाव आयोग कैसे कर देगा? महत्वपूर्ण सवाल तो ये है जी। तो इसलिए जब भी कोई इस तरीके के प्रपत्र होते हैं वही नागरिकता के प्रमाण माने जाते हैं। और खुद चुनाव आयोग कहता है कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आपका मतदाता सूची में नाम है, तो आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, टेलीफोन का वो और आप ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके मनरेगा का जॉब कार्ड, सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया कोई भी आप जो है वो कार्ड, वो लेकर आप वोट डाल सकते हैं। तो जिस आधार पर वोट डाला जा सकता है उस आधार पर वोट बन कैसे नहीं सकता है? और अभी तक जो वोट बने उसके लिए वो किस आधार पर बने थे?
भाई अभी तक जो मतदाता सूची बनी थी जिसपे चुनाव हुआ 2024 का, आपने लोकसभा चुनाव करवाया, हाँ। आपने महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव करवाए, आपने दिल्ली का विधानसभा चुनाव करवाया, हरियाणा का विधानसभा चुनाव करवाए, तो ये मतदाता सूचियां जो बनी थी ये किस आधार पर मतदाता के नाम जो थे जोड़े गए थे, चुनाव आयोग पहले ये बताए। बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे हैं मुकेश सहनी, उनको भी सुनते हैं और कल के बंद में का आह्वान कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर मतदाता सूची गलत है, इसमें विदेशी लोगों का, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुत सारे विदेशी लोग हैं मतदाता बन गए हैं वहां पर, तो क्या जो 40 MP चुने गए हैं बिहार के, वो सारे के सारे गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से चुने गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उनसे इस्तीफा लिया जाए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी और ये चुनाव आयोग का ये फरमान जो है, किस तरीके से मतदाता सूची की जांच होगी और नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कहा है। तालिबानी फैसला वापस लेना होगा, मुकेश सहनी कह रहे हैं। और कल बिहार बंद का आयोजन किया है पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है और इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में, जो बंद का आह्वान है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस बंद के उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और बिहार कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया, उसमें लिखा है उसने कि लड़ने आपके हक की लड़ाई फिर आ रहे हैं जननायक राहुल गांधी। और ये जो है आप पर बता सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? जी, जो पोस्टर जारी किया है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग द्वारा बिहार में की जा रही वोटबंदी एवं लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का बिहार बंद एवं चक्का जाम 9 जुलाई 2025 बुधवार यानी कल ये चक्का जाम और बिहार बंद का आह्वान किया है विपक्षी दलों ने। और 10 जुलाई को यानी परसों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। नोटिस जारी किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग को घेरने वाला मुद्दा है अमलेंदु जी, वो है जो नागरिकता के सवाल का उसने जो क्लॉज जोड़े हुए हैं और ये कहा है कि अगर इनके आप दस्तावेज नहीं जमा करते हैं तो आप मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और आपकी नागरिकता भी जा सकती है, नागरिकता चली जाएगी। इस पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक जो रिट जारी की जाती है और पूछा जाता है, को वारंटों की रिट वो जारी कर सकता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि वो नागरिकता की जांच किसी की करे। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग को चूंकि अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप नागरिकता की जांच करें, तो आप नहीं कर सकते हो। आप कह रहे हैं कि आप नागरिकता की जांच करेंगे और जांच ही नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ये नहीं है तो आपको भेज दिया जाएगा न्यायाधिकरण के पास। जी हाँ, नागरिकता न्यायाधिकरण के पास आपको भेज दिया जाएगा, यानी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये साफ तौर पे कह रहा है चुनाव आयोग। तो इसका मतलब कि आपके पास उस शक्तियां आ गई कि आप अब नागरिकता तय करेंगे। तो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए नहीं है जी। नागरिकता भारत सरकार तय करती है और नागरिकता भारत सरकार जब तय करती है, भारत सरकार जो डॉक्यूमेंट देती है उसको आप मान नहीं रहे जी। तो यानी कि आप भारत सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। चुनाव आयोग सीधी सीधी भारत सरकार को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि आपका दिया हुआ मतदाता पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया, मनरेगा कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया, जॉब कार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया, बीमा का कार्ड, सब अमान्य कर रहा है। इसका मतलब वो सीधे सीधे चुनाव आयोग भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। इसमें तो पक्ष भारत सरकार को बनना चाहिए था, मोदी जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था कि भाई ये संवैधानिक संस्था जो है ये सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। तो ये तो सरकार खामोश बैठी हुई है। इसका मतलब मोदी जी को मतलब सीधी सीधी चुनौती का चुनाव आयोग दे रहा है। तो बीजेपी खामोश क्यों है, नीतीश कुमार खामोश क्यों है, चिराग पासवान खामोश क्यों है कि जब मोदी जी की सरकार को सीधी सीधी चुनौती चुनाव आयोग दे रहा है? ये तो इनको जाना चाहिए था। विपक्ष गया है, विपक्ष तो गया है जनता के लिए, लेकिन सरकार को चुनौती खुली दे रहा है चुनाव आयोग, इसके लिए तो जाना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार खामोश बैठी हुई है। सर इसका मतलब क्या है? कोई विदेशी सरकार है क्या? भारत की सरकार नहीं है कि जिसके दिए हुए प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे? चुनाव आयोग क्या ये कहना चाहता है? तो ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका वो ये कि जो नागरिकता संबंधी उसमें जो बातें कही गई हैं, वो क्लॉज जोड़े गए हैं कि उनकी नागरिकता जा सकती है जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे और उनका मतदाता सूची में नाम कट जाएगा। इसको लेकर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग गंभीर संकट में है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। उसमें मांगा है, नोटिस भेजा है चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और वो क्या जवाब इसमें देता है, लेकिन वो अपने पक्ष को किस तरीके से मजबूत कर रहा है और उसके लिए वो
कैसे एक गलत तथ्य दे रहा है, ये दावा किया है योगेंद्र यादव ने, और विपक्ष का भी ये कहना है कि लगातार वो बता रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन उन फॉर्म को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसमें जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो भी उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। और दूसरी बात ये कि इस जो पूरी प्रक्रिया है इसमें उन बीएलओस पे भी सवाल उठ रहे हैं जिनको नियुक्त किया है, तैनात किया है चुनाव आयोग ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों से फॉर्म इकट्ठा करके लाए और दस्तावेज इकट्ठा करके लाए। बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कह रहे थे मुकेश सहनी अमलेदु जी की जो बीएलओस जो है इनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा है, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, और जो गलत फहमियां बार बार चुनाव आयोग के निर्देशों को बदलने और फिर उनको वही बात कहने पर जो पैदा हो रही हैं उसका जवाब वही देंगे, और उनके पास अगर जवाब नहीं होगा तो करेंगे क्या। तो एक तरीके से ये बीएलओ नियुक्त कैसे हुए हैं, किसने किया है, और दूसरी बात ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अब चुनाव आयोग को खुद भी लग रहा होगा कि ये हमने क्या कर दिया। हाँ, नहीं, चुनाव आयोग को कुछ नहीं लग रहा होगा ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने किया ही इसीलिए कि वहां जमीन पर जाकर पिटे बीएलओ और मतदाता सूची में से नाम काट दिया ज्ञानेश कुमार जी। भाई यही तो होगा, जब नाम कटेंगे तो घेरा कौन जाएगा जमीन पे, बीएलओ पकड़ा जाएगा, जनता किसे मारेगी, बीएलओ को मारेगी कि हमारा नाम कैसे काट दिया। ज्ञानेश कुमार जी तो आराम से बैठे हैं सिक्योरिटी में, वो तो नहीं मिलते विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल से भी, वो तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलते हैं, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, और कहते हैं कि 2 आदमी मिलने के लिए आएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो 5 लोगों के साथ मिलते हैं, बाकी सबसे आप कहते हैं 2 लोग आइए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के तो न्यू कमीशन, नया चुनाव आयोग है उनका कहना है, तो उसके मतलब कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो चाहेंगे वही करेंगे, उनके ऊपर न तो कोई नियम है, न कोई संविधान है, न कोई सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, ये गलतफहमी हो जाती है कभी कभी समीर जी, जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको गलतफहमी हो जाती है कि वो संविधान से ऊपर हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि संविधान से ऊपर नहीं हो गए, आपकी संवैधानिक संस्था संविधान की वजह से है जी। संविधान अगर नहीं है तो आपकी संस्था भी खत्म हो जाएगी, और तो अगर संविधान को चुनौती दी जाएगी तो चुनाव आयोग भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इधर मुकेश सहनी ने एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी है, चूंकि वीडियो पे हम सुना नहीं सकते, लेकिन उनका ट्वीट जो हम जरूर दिखा सकते हैं जी। ये ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी, जिनको अभी हम लोगों ने सुनवाया, फिर सुनेंगे उनको थोड़ी देर में, वो लिख रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो बिहार के 40 सांसदों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, यानी जो 40 लोकसभा के एमपी अभी चुने गए हैं पिछले साल, क्योंकि इसी मतदाता सूची के आधार पर चुने गए हैं, तो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो बिहार के 40 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये वीआईपी पार्टी है उनकी, मुकेश सहनी की, काफ़ी कई इलाकों में बड़ा प्रभाव रखते हैं, और वो भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, चूँकि ये जिस तबके की राजनीति करते हैं अमलेदु जी, ये वही तबका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहा है चुनाव आयोग के इस फरमान से। बिल्कुल, चुनाव आयोग के फरमान से यही जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, मतलब दलित, वंचित, पिछड़े जो हैं, अति पिछड़े जी और अल्पसंख्यक, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एजेंडा है कि इन वर्गों को समाप्त किया जाना है। तो ये विपक्षी जो आरोप है अब तो सच होते हुए दिखाई पड़ते हैं, हाँ, कि भाई क्या इन वर्गों को ही समाप्त किया जाना है। इस प्रक्रिया के जरिए जो SIR बिहार में चल रही है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले वही है। और जो योगेंद्र यादव ने चुनौती दी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर चुनाव आयोग भी अपनी सही है और 36% उसके पास फॉर्म वापस आ चुके हैं, तो चुनाव आयोग को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, तुरंत कहना चाहिए कि हाँ आइए आप हमारे दफ्तर में आके इसको आप कर लीजिए। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनौती स्वीकार क्यों नहीं की, मैं तो देख रहा हूँ, बार-बार खंगाल रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने इसको चुनौती स्वीकार की कि नहीं की। कई घंटे हो चुके हैं चुनौती, चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई चुनौती स्वीकार नहीं की है जी। जब आप कह रहे हैं कि आपका जो पोर्टल है उस पर केवल 7.5% आपने अपडेट किया है, तो आखिर इन 7.5% भी अपडेट किया है तो इन लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट दिए? जब बिहार में जन्म प्रमाण पत्र ही केवल 1.37% लोगों के पास है, पासपोर्ट केवल 2% लोगों के पास है, जमीन के कागज लोग दे नहीं रहे हैं, और जमीन और 70% के आसपास भूमिहीन है, तो जमीन के कागज कितनों के पास होंगे? तो ये आपके पास डाटा कहाँ से आई है?